दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 29 मई 2023 करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, 3 एडिटोरियल आर्टिकल्स और लगभग 8 से 9 इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे बहुत ज्यादा दोस्तों आज के एडिटोरियल में और करंट अफेयर्स में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है नहीं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंक्रीट चीजें जरूर है। कल के प्रीलिम्स के ऊपर दोस्तों मैं यही कमेंट करना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी ने सीधे सीधे बच्चों को एक सिग्नल सा दे दिया है, एक मैसेज सा दे दिया है कि भाई बहुत डिटेल्ड एनालिटिकल स्टडी जरूरी है और ऐसी एनालिटिकल स्टडी आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता। मैं भी नहीं करा सकता, मैं खुद बोल रहा हूं इस बात पे। कोई दूसरा अगर आपको बोल रहा है कि ये पढ़ाई हम आपको करा के घुट्टी पिला के यूपीएससी क्वालिफाई करवा देंगे तो समझ लो झूठ बोल रहा है, आपकी जेब से पैसे निकाल के ओवरऑल आपको उल्लू बनाना चाहता है। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। आपको एक ऐसी लाइट की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखा सके। पढ़ाई भाई आप ही की है, फिर चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कल्चर हो, जो भी टॉपिक हो, पढ़ना आपको बहुत डिटेल में है, बहुत डेप्थ में है, आपको रिटेन करना है। हो सकता है कि मैं आपको पार्ट ए पढ़ाऊं और पार्ट से ए से एसोसिएटेड कुछ इनडायरेक्ट आ जाए, लेकिन वो इनडायरेक्ट रिटेन करना आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि कोई एक टीचर आएगा, कोई एक कोचिंग आएगी, उसके नोट से हमारा पूरा एग्जाम आ जाएगा, भैया वो तैयारी छोड़ दो। कुछ ऐसा ही मैसेज यहाँ पे यूपीएससी दे रहा था। तो अपने आप में बड़ा जबरदस्त कह लो कल का पेपर था। मैं अभी भी बहुत ढंग से इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। कट ऑफ के रिस्पेक्ट में तो बहुत सारी जगहों पे आपको एनालिसिस मिली। मैं एक वीडियो से रिलेटेड भी बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इस पर्टिकुलर एनालिसिस को शुरू करते हैं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे ये पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, वहां से आप ये लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है अर्शी द्विवेदी एजुकेशन, तो वहां के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक और शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के एनालिसिस में। अभी पार्लियामेंट हाउस का कल इनॉग्रेशन हो गया। आज के न्यूज़पेपर में ज्यादातर न्यूज पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन से भरी हुई हैं, ठीक है। 22 अपोजिशन पार्टीज ने इस पर्टिकुलर इवेंट को बॉयकॉट किया है और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया। इसको बताया है एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ सिटीजंस। अगले 25 सालों में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में इस पार्लियामेंट का एक मेजर रोल रहने वाला है, वगैरह वगैरह। 35 मिनट्स की प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच थी। जब ओवरऑल एंट्री मारी यहाँ पे तो स्पीकर ओम बिरला उनके साथ थे। राज्यसभा और लोकसभा के जो हेड है, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन थे। वैदिक मंत्रास के साथ यहाँ पे पूरा प्रोसेशन हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में दिया गया। जब सेंगोल दिया गया तो जो हाई प्रीस्ट थे वेरिस अधीनम ऑफ तमिलनाडु, वो वहां पे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने यहाँ पे वैदिक मंत्रा पढ़े, चैंटिंग हुई मंत्रास की। तो बेसिकली बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इवेंट को कोरोनेशन के साथ कंपेयर करने लगे और बोलने लगे कि एक प्रकार से सेल्फ ग्लोरीफाई किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है भाई। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेरेमनी में ये वैदिक मंत्रा वगैरह और हैंड ओवर ऑफ सेंगोल हुआ। सेकेंड पार्ट ऑफ सेरेमनी में मोदी जी, मिस्टर बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के साथ न्यू बिल्डिंग में उन्होंने एंट्री मारी। 22 अपोजिशन पार्टीज के मेंबर यहाँ पे एब्सेंट थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ मिनिस्टर वाइस जगनमोहन रेड्डी, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, नेफ्यू री, ये सब चीफ गेस्ट बन के यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये सब चीजें अब रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी इसलिए बॉयकॉट कर रही है। रूलिंग पार्टी का बोलना है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या, रूलिंग पार्टी बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी की बात की और एक मैसेज देने की कोशिश की रूलिंग पार्टी को कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पे होती रहती। फिलहाल के लिए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो गया है। ये पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2, ये जीए पेपर 2 लिख दिया। जीएस पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडक्शन मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव के रिस्पेक्ट में आपको काम आ जाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है कि इस नई पार्लियामेंट के अंदर इंस्टॉल किया गया है एक फोकाल्ट पेंडुलम, ठीक है। ये पर्टिकुलर न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये फोकाल्ट पेंडुलम का क्या सीन है, देखिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक फोकाल्ट पेंडुलम कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी में सस्पेंड करते हुए इंस्टॉल किया गया। इस फोकाल्ट पेंडुलम को डिजाइन बनाया गया किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के द्वारा। ये फोकाल्ट पेंडुलम का कंसेप्ट क्या है, तो फोकाल्ट पेंडुलम का कंसेप्ट पड़ा है लियोन फोकल्ट के नाम पे, जो कि 1819 से 1868 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे।
एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फोकाल्ट पेंडुलम को बनाया था 19th सेंचुरी में। ये एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि अर्थ के रोटेशन को इलस्ट्रेट करता है, ठीक ना। फोकाल्ट ने पहली बार जब पब्लिक डिस्प्ले के लिए लगाया पेंडुलम को तो अर्थ का रोटेशन के बारे में सबको पता था, लेकिन यहां पे फोकाल्ट ने प्रूव किया बिना किसी मैथमेटिकल, बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन के और बिना किसी इंट्रिकेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के कि हाँ भाई एक्चुअली में अर्थ यहां पे रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली इस पेंडुलम में क्या होता है कि एक बॉब सस्पेंडेड होता है एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वायर इन अ फिक्स्ड पॉइंट इन सीलिंग, और जैसे ही पेंडुलम स्विंग करता है तो ये स्विंग करता है अक्रॉस एन इमेजिनरी सरफेस। इस पर्टिकुलर सरफेस का जो ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्काई, इसको जब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एनालाइज किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा तो इससे पता चलता है कि भाई अर्थ सरफेस क्या सच में रोटेट कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है अनटिल एंड अनलेस वो आसमान की तरफ देख रहा हो। ओके, तो नॉर्थ पोल के ऊपर अगर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना भाई, और वो आसमान की तरफ देखे और इस पर्टिकुलर फोकल्ट पेंडुलम को वो ऑब्जर्व करे तो उसको पता चलेगा कि 24 घंटे में जो उसका प्लेन है जिस पे वो खड़ा है वो 360 डिग्री से घूम गया है। इक्वेटर पे ऐसा होगा नहीं और किसी और लैटिट्यूड पे 360 डिग्री घूमेगा जब एक साइडेरियल डे को डिवाइड किया जाएगा साइन ऑफ द लैटिट्यूड। बेसिकली देखिए, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना समझिए फोकल्ट पेंडुलम को जब आप ओवरऑल स्विंग करते हो तो जिस प्लेन में वो स्विंग कर रहा होता है उस प्लेन की लोकेशन को आप आसमान के ऑब्जर्वेशंस के साथ उसके ओरिएंटेशन को जब ट्रैक करोगे तो ओवरऑल इस फोकल्ट पेंडुलम के ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि जिस अर्थ पर आप बैठे हो वो धीरे धीरे रोटेट कर रही है। तो बेसिकली इट वाज अ फिजिकल प्रूफ कि हाँ भाई अर्थ रोटेट करती है। तो इस फोकल्ट पेंडुलम को एज एन इंडिकेटर ऑफ इंडियन बिलीफ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। रेसेप तैयब अर्दोगन टर्की में फिर से जीत के आ गए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है बट अनऑफिशियल जो कैलकुलेशन हुए वोटिंग के उससे पता चल रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपके काम की। तो टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन ने संडे को इलेक्शंस जीत लिए। अपना अथॉरिटेरियन रूल को ये यहां पे फिर से कंटिन्यू करेंगे इन थर्ड डिकेड। पिछले 20 सालों में वो किसी ना किसी प्रकार से ताकत में चल रहे हैं। टर्की में इस समय पे हाई इन्फ्लेशन है और टर्की इस समय पे एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक से रिकवर कर रहा है। उस बीच में यहां पे जब 99% वोट की काउंटिंग हुई तो लमसम ये आइडिया लगा कि 52% वोट अर्डोगान जीत गए हैं और 48% उनके चैलेंजर केमल किलिकदारोग्लू जीत गए। मैं तारीफ करूंगा केमल किलिकदारोग्लू की, उन्होंने बहुत तगड़ी टक्कर दी है यहां पे अर्डोगान को। तो अर्डोगान ने इस्तांबुल में ओवरऑल अपनी जनता को थैंक यू बोला, ये बोला कि आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो देश को और 5 साल चलाने की। केमल किलिकदारोग्लू को इन्होंने बाय बाय बोल दिया यहां पे। तो कुल मिला के अर्डोगान जीत गया और अर्डोगान का जीतना डेफिनेटली इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है। नेक्स्ट, टू फ्री अप प्रिजन स्पेसेस अथॉरिटीज वे प्लान टू पे फॉर अंडर ट्रायल बिल्स। ये पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी में काम आएगी, उसके साथ साथ रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी में काम आएगी। क्या सीन है यहाँ पे भैया, देखिए दिल्ली के अंदर 3 मेन प्रिजन कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन 3 मेन मतलब कौन कौन से, एक तो है तिहाड़ जेल, दूसरा मंडोली जेल, तीसरा है रोहिणी जेल। अब इन पर्टिकुलर प्रिजन कॉम्प्लेक्सेस को डीकंजस्ट करने की बात की जा रही है। ये जो दिल्ली के 3 प्रिजन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ओवरबर्डन्ड है। तो यहां पे प्रिजन डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रपोजल के ऊपर बातचीत हो रही कि एक स्पेशल फंड बनाना चाहिए जिससे प्रोवाइड किया जा सके मॉनेटरी असिस्टेंस टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर उनको कोर्ट ने बेल दे दी है तो भी उसका कोई मतलब है नहीं, जो कि बेल का अमाउंट भरने तक का भी पैसा उनके पास नहीं है। तो एक सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया कि एक प्रपोजल अर्ली स्टेज में है और दिल्ली की सरकार अगर इस प्रपोजल को अप्रूवल दे देती है तो दिल्ली की जेलों में 20% तक प्रिजनर्स को डीकंजस्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों का तो बोलना है कि 30 से 40% डीकंजस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 20% डीकंजस्ट मतलब 80 लोग जेल में बचेंगे और 30 से 40% डीकंजस्ट किया मतलब 60 से 70 लोग ही जेल में बचेंगे। ठीक है, ये जो 3 प्रिजन कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके तिहाड़, मंडोली और रोहिणी, इनमें लगभग 20,500 लोग जेल में बंद हैं, जबकि एक्चुअली में इनकी कैपेसिटी 10,026 प्रिजनर्स की। तो उससे होता क्या, ओवर क्राउडिंग इन जेल। भाई मैं आपको बता दूं जेलों के इतने बुरे हाल हैं कि जो कैदी सो रहे होते हैं ना जनरल वार्ड में,
वार्ड हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन प्रिजन्स में भी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरल प्रिजन में अगर आप सो रहे हो तो अगर आपने सोते सोते अपना एक हाथ उठा दिया और वापस उसको रखा तो पता चलेगा उसके नीचे कोई आ गया। मतलब इतनी ज्यादा क्राउडिंग है कि बहुत कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में यहां पे सारे कैदी रह रहे हैं। अक्सर कर इन कैदियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहा करते हैं, इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो रही यहां पे इनमेट्स की, और ओवरऑल रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने अपने प्रपोजल में सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि या तो एक नया फंड बनाइए इन प्रिजनर्स की रिफॉर्मेशन के लिए, या फिर प्रिजनर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करके इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को आप असिस्टेंस दो ताकि ये अपना बेल बॉन्ड पे कर सकें। ठीक है, बहुत सारे इनमेट्स बेल तो ले लेते हैं कोर्ट में, बट बेल बॉन्ड उनके पास होता नहीं है, तो बेल बॉन्ड वो भर ही नहीं पाते हैं 10 से 20 हज़ार का, तो जेल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो यहां पे इन प्रिजन अथॉरिटीज का ये बोलना है कि अगर ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जेल में रह जाते हैं तो इनका खाना पीना, रहना, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन का खर्चा, पैसा तो वैसे भी खत्म होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रिजनर को लीगली कोर्ट से जेल मिल गई है या फिर उसको लीगल हेल्प चाहिए, एक लॉयर का एक्सेस चाहिए ताकि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके, तो इसमें प्रिजन अथॉरिटीज मदद कर सकती हैं। क्योंकि बात दोस्तों ये है कि जितने ज्यादा इनमेट्स प्रिजन के अंदर भरे रहेंगे उतना ही प्रिजन अथॉरिटीज को यहां पे प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये रहेगा कि प्रिजन अथॉरिटी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इन इनमेट्स को मॉनिटरी हेल्प दे दे, खासकर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में इनोसेंट है, वो गिल्टी नहीं है। तो जो बंदा गिल्टी नहीं है उसको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद रख के कोई लीगल पर्पस यहां पे सर्व नहीं होगा। फिर ओवरऑल इस प्रपोजल में ओवरऑल ऑफ द सिस्टम की बात भी की गई है, जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की असिस्टेंस से लीगल सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इमीडिएट बेसिस पे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। ठीक है ना भाई, उन जैसे कि क्या होता है कि अब दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन तीन में से किसी एक पर्टिकुलर जेल में पहुंचता है, वो ऑफिशियली ऑप्ट करता है कि हाँ भाई दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो मदद मिल जाए वो मिल जाए। तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे खुद दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ इंटरैक्ट करके जितना जल्दी हो सके टाइमली बेसिस पे इन लोगों को जो कि जेल के अंदर बंद है बेल वगैरह दिलवा दे, बाकी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करवा दे, इन सब चीजों की यहाँ पे बात की जा रही। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर बाइडेन रिपब्लिकन्स अराइव एट लास्ट मिनट एग्रीमेंट टू रेज यूएस डेब्ट सीलिंग। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन, रिपब्लिकन मतलब मैकार्थी, इनको कोई ना कोई एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। ये डेब्ट सीलिंग तुम अपने पॉलिटिकल बायस के बेसिस पे आगे लेके नहीं जा सकते। अगर यूएस अपने लोन्स के ऊपर, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर डिफॉल्ट कर जाता तो जितना भी यूएस में इन्फ्लेशन आता, जितना भी यूएस में ओवरऑल आप कह रहे हो जॉब्स वगैरह जाती, ये सब इसलिए नहीं जाती कि यूएस के पास पैसा नहीं, ये सब इसलिए जाती कि यूएस के पॉलिटिकल पेयर्स आपस में किसी प्रकार का अरेंजमेंट या मांडवली नहीं कर पाए, और इसका हर्जाना इन पॉलिटिशियंस को वोटिंग प्रोसेस में भुगतना पड़ता है। इसलिए फाइनली यहां पे देखने को मिल रहा है कि रिपब्लिकन लीडर केविन मैकार्थी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में एक डील हुई है सैटरडे को, जिससे इस डेब्ट सीलिंग के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा और ओवरऑल डेब्ट सीलिंग की लिमिट यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ाई जाएगी, जो भी $31 ट्रिलियन पे चल रही है। तो कांग्रेस भी यहां पे वोट करेगा 5 जून से पहले। ये जो प्रॉब्लम थी, डेब्ट सीलिंग क्राइसिस थी, इसको यहां पे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अगर इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते तो ट्रेजरी से ऑफिशियली $31 ट्रिलियन से ज्यादा का डेब्ट निकाल के सरकार अपने बिल वगैरह नहीं पे पाती, सरकार अपने मॉनेटरी कह सकते हो प्रॉमिसेस पे डिफॉल्ट कर जाती। फिर हफ्तों से ऑलरेडी निगोशिएशन चल रहा है, और जो स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन मैकार्थी, उनका ये बोलना है कि कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन अभी होना है, फिर होगी फाइनल वोटिंग और फिर ये डेब्ट सीलिंग का इशू यहां पे रिजॉल्व होगा। तो बेसिकली डेब्ट सीलिंग के इशू में एक आप कह लीजिए सॉल्यूशन यहां पे निकल के आ रहा है। फाइनली रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में मांडवली यहां पे फाइनली होती नजर आ रही है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक रिपोर्ट यहां पे निकल के आई है जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स की। ये रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में स्टंटिंग में रिडक्शन देखने को मिला है, लेकिन वेस्टिंग और ओबेसिटी अभी भी इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो अगर आप हाइलाइट्स देखें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, जॉइंट माल्टीन्यूट्रिशन एस्टिमेट की, तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर 1.6 करोड़ कम स्टैंडर्ड चिल्ड्रन है 2022 में वन कंपेयर टू 2012। एक चीज। दूसरा, डिस्पाइट रिड्यूस स्टंटिंग, वेस्टिंग रिमेन्स एन इशू विद अ प्रेवलेंस रेट ऑफ 18.7% इन 2022। 18.7% है वेस्टिंग का परसेंटेज 2022 में, और जो प्रेवलेंस है ओवरवेट चिल्ड्रन का
ये 2012 में 2.2% था और 2022 में हो चुका है 2.8%। तो डेफिनेटली वेस्टिंग एंड ओवरवेट, ओबेसिटी स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। कहीं ना कहीं स्टंटिंग में हमने कुछ यहां पे इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है। जो ग्लोबल स्टंटिंग है वो 2012 में 26.3% थी, 2022 में 22.3% है। लेकिन जो ग्लोबल ओबेसिटी प्रेवलेंस है वो 2012 में 5.5% था, लेकिन 2022 में 5.6% है। तो ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड से कमेंसरेट इंडिया ने भी यहां पे ओवरऑल स्टंटिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया है। हमारे देश में 1.6 करोड़ बच्चे कम स्टंटेड हैं 2022 में व्हेन कंपेयर टू 2012। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स ने। इसको जॉइंट, अच्छा एक बार बता दूं, जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स इस रिपोर्ट का नाम है। कंबाइंडली इसको पब्लिश किया गया है यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। स्टंटिंग वेस्टिंग क्या है ये आपको पता है दोस्तों। आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है, इसको आप बोलोगे स्टंटिंग। और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन नहीं है, इसको आप बोलोगे वेस्टिंग। और ओवरवेट ओबेसिटी क्या है, तो मोटा होना। आपकी हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए, आपका वजन उससे ज्यादा है तो वो हो जाएगी ओबेसिटी। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, इसमें जो स्टंटिंग का प्रेवलेंस है इंडिया के अंदर, ये 2012 में था 41.6%, 2022 में आ चुका है 31.7%। एब्सोल्यूट नंबर्स में 2012 में था 52 लाख, 2022 में है 36 लाख। तो अपने आप में एक इंप्रूवमेंट है। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टंटिंग, ये पिछले एक डिकेड में 2012 में 30% से 2022 में 25% पे आ चुका है। फिर अगर ओवरऑल प्रेवलेंस की बात की जाए वेस्टिंग की, मतलब इंडिया में जितने टोटल बच्चे वेस्टिंग से गुजर रहे हैं, तो 2022 में वेस्टिंग थी 18.7%। और इंडिया वेस्टिंग में कोऑर्डिनेट करता है पूरी दुनिया में 49%। मतलब दुनिया में अगर 100 लोग वेस्टेड हैं तो 49 तो इंडिया के अंदर हैं। तो बेसिकली वेस्टिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया ग्लोबल वेस्टिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 18.7% वेस्टिंग इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है। वैसे स्टंटिंग भी बड़ा नंबर है, 31.7% इंडिया के अंदर अंडर 5 चिल्ड्रन में, लेकिन चूंकि 41% से वो 31% हुआ है तो हमें एक इंप्रूवमेंट की तरह समझ में आ रहा है। फिर अगर आप देखो तो ओबेसिटी का प्रेवलेंस की बात की जाए तो ओबेसिटी इंडिया के अंदर 2012 में 2.2% थी, 2022 में हो गई 2.8%। एब्सोल्यूट नंबर्स कितने हो गए, तो 2012 में 27.5 लाख, 2022 में 31.8 लाख। ग्लोबल बर्डन में 8.8% वेस्टिंग इंडिया की वजह से होती नजर आ रही। वैसे ग्लोबल बर्डन देखा जाए तो 2012 में था 5.5%, 2022 में हो गया 5.6%। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहां पे देखने को मिलती हैं। अब इन फिगर्स के आधार पर ये जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टीमेट रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि 2025 की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स थे, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो सेकंड टारगेट था, इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ओनली 1/3 ऑफ ऑल कंट्रीज विल बी ऑन ट्रैक टू हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय स्टंटिंग। तो अफेक्टेड बाय स्टंटिंग चिल्ड्रन को हाफ करना 2030 तक केवल 1/3 कंट्रीज कर पाएंगी, बाकी कर ही नहीं पाएंगे। और 2030 का जो टारगेट था कि ओबेसिटी को 3% के अंदर कंट्रोल करना है, ये भी नहीं होने वाला। ऑलरेडी 5.6% पे हम लोग खड़े हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा ये जो फिगर्स निकल के आए हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स के, ये इंडिया का जो खुद का डोमेस्टिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था ना, उसके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट होता नजर आ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के डाटा के हिसाब से भी एस्टिमेट किया गया था कि भाई 35.5% स्टंटिंग है। NFHS 4 में 38% थी, NFHS 3 में ये 48% थी। बेसिकली यहां पे जो प्रॉब्लम है वो साउथ एशिया से बाहर शिफ्ट होती नजर आ रही है। साउथ एशिया को आप कह लो एक अंडर डेवलप्ड रीजन माना जाता है। दुनिया भर की जितनी बीमारियां, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन ना होना, अंडरवेट होना, ये सब कहां पे नजर आती है, आपका साउथ एशिया में। लेकिन साउथ एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ दिस डिसीजेस, वो थोड़ा यहां पे कम होता नजर आ रहा है इस जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया। फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम प्रेवलेंस इन 8 स्टेट्स इन 2001, डेंगू नाउ इज अ नाउ ऑफ नेशन वाइड इन्फेक्शन। डेंगू का आप कह लो प्रेवलेंस इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ रहा है, कुछ ऐसी बात यहां पे की जा रही है। अगर आप देखो तो
2001 में इंडिया में केवल 8 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे डेंगू फैलता था, लेकिन अब डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। एक तो इंडिया के अंदर एंटोमोलॉजिस्ट की कमी, एंटोमोलॉजिस्ट मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह पे और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करते हैं। फिर ये जो वेक्टर है डेंगू फैलाने वाला, ये खतरनाक है, लोग भी बहुत ट्रेवल कर रहे हैं, और लेस देन ऑप्टिमल पब्लिक पार्टिसिपेशन है प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन को लेके। तो बेसिकली यहां पे इन सारे फैक्टर्स के चलते डेंगू के इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। डेंगू लद्दाख तक पहुंच गया। 2022 में 2 केसेस लद्दाख में देखने को मिले आपके डेंगू के। तो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आने वाला, साउथ वेस्ट मानसून में ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ता है, उसके चलते डेंगू का प्रेवलेंस और बाकी डिजीज का प्रेवलेंस जैसे मलेरिया, जीका का प्रेवलेंस बढ़ता है, आईसीएमआर का कहना है। और ऊपर से हमें यह पता चल रहा है कि जो डेंगू की ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, वो भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा आप कह लो प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक है, 11 फोल्ड इंक्रीज हमें डेंगू में देखने को मिला है, रिपीटेड आउटब्रेक्स हमें देखने को मिले। रूरल केसेस अप्रोक्सीमेटली 32% है टोटल केसेस के। ओके, 2015-16 में 32% केसेस डेंगू के रूरल इलाकों से आते थे और आज की डेट में ये 41 से 45% हो चुका है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट ये बोलता है कि ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज ग्रोन ओवर रीसेंट डिकेड्स। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नाउ वल्नरेबल टू डेंगू। डेंगू 100 कंट्रीज से ज्यादा में एंडेमिक हो चुका है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीज ट्रेवल के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते और बहुत से फैक्टर्स के चलते डेंगू इज अ बिग चैलेंज, इज अ बिग पब्लिक हेल्थ कंसर्न टुडे। फिर यहां पे हिम्मत सिंह की बात की जा रही है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मलेरिया रिसर्च से, इनका ये बोलना है कि एडिस बॉर्न, ये जो डिजीज है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो का ये जो डिजीज है, एक तो ये डे बाइटिंग है इस पर्टिकुलर मॉस्किटो का, मल्टीपल बाइटिंग ये करता है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट होता है, इसके 1 से 1 साल तक रिटेन कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉस्किटो को भी पूरी तरीके से रोक पाना मुश्किल है। एक केंद्र की सरकार का पेपर रिलीज हुआ है डेंगू आउटब्रेक इन इंडिया को लेकर। इसने ये बताया कि जो डेंगू वेक्टर है ये बहुत अलग है मलेरिया वेक्टर के, इसलिए सिर्फ बायो एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज से हम डेंगू की बीमारी को यहां पे रोक नहीं पाएंगे। तो डेंगू इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो यहां पे कुछ वैक्सीन्स पे काम करने की जरूरत है, प्रिवेंशन को प्रमोट करने की जरूरत है, डेंगू के रिस्पेक्ट में लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से, सैटेलाइट इमेजिंग और डेंगू की मदद से वल्नरेबल इलाकों को मैप करने की जरूरत है ताकि एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाई जा सकें डेंगू को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां पे करंट अफेयर्स में खत्म करता हूं दोस्तों। करंट अफेयर्स ज्यादा था नहीं इसलिए जल्दी खत्म हो गया। एडिटोरियल में भी मैं आपको बताऊंगा कि आज 3 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें पहला आर्टिकल तो मणिपुर को लेके, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, ये आप सबको पता है, फिर से वायलेंस फ्लेयर हो गया मणिपुर के अंदर। अभी कुछ हफ्तों पहले ही कन्फ्लग्रेशंस हुए थे, बहुत सारी मौतें हुई थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ था चूराचंदपुर और इम्फाल में। हिल और वैली में रहने वाले लोगों में लड़ाई होगी। वैली में रहते हैं मैती लोग और हिल में रहते हैं कुकी जूमी लोग। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह कर रहे हैं। ये सब अटैक शुरू क्यों हुए? हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का एक ऑर्डर आया 27 मार्च को कि मेती कम्युनिटी को स्टेट की शेड्यूल ट्राइब्स में मिलाओ। मणिपुर की सरकार भी कुछ इसी मूड में लग गई थी। इस बात को लेकर कुकी जूमी कम्युनिटी लोग हो गए नाराज, और आज की डेट में कुकी जूमी कम्युनिटी लोग और उनके जो बीजेपी एमएलएस हैं वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेपरेट एरिया की यहां पे डिमांड कर रहे हैं। इंटर कम्युनिटी रिलेशंस बिल्कुल गिर चुके हैं। यहां पे ये दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को देख नहीं पा रही हैं, और तभी तो इतना वायलेंस हो गया। जो रेडिकल्स और मिसक्रिएंट्स हैं मैती और कुकी कम्युनिटी लोगों की, उन्होंने आपस में इतना बवाल किया, इस हद तक लड़ाई हो गई कि कई लोगों की यहां पे जान चली गई, कितने सारे लोग यहां पे डिस्प्लेस हो गए, कितने सारे लोग यहां पे इंजर्ड हैं। पहले भी हिल वैली रिलेशंस गड़बड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के साथ रह रही थी, लेकिन अब ये एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे हैं, इतना इनके अंदर डिसेंशन है एक दूसरे के प्रति। और कुछ हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है राज्य की सरकार को। जो राज्य की सरकार है लेड बाय बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इट इज इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग द ग्राउंड लेवल सिचुएशंस। यहां पे राज्य की सरकार के ऊपर इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि ये अनबायस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बायस दिखा रहे हैं। कुछ रिसेंटली राज्य की सरकार के स्टेप्स थे जो कि प्राइमा फेसी आपको सही लगेंगे, लेकिन ये बैकफायर कर गए। फॉर एग्जांपल एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स चलाई गई हैं हिल वगैरह के इलाके में। ऐसा बोला जा रहा है कि कुकी जूमी हिल डवेलर्स यहां पे ओपीएम की खेती करते थे, तो इसको एलिमिनेट करना जरूरी था। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं राज्य की सरकार ने ड्राइव चलाई, और हो सकता है हिल कम्युनिटीज के लोग इस बात से नाराज हो गए। एक तो ये वजह बताई जा रही। दूसरा, हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने यहां पे ऑर्डर दे दिया कि भाई मैती कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दो। इसके अगेंस्ट तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि भाई सिंगल जज बेंच हाईकोर्ट की ये ऑर्डर दे ही नहीं सकती, इनफैक्ट हाईकोर्ट ये ऑर्डर दे ही नहीं सकता। 23 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है प्रॉपर तरीके से ये बताने के लिए कि शेड्यूल ट्राइब बनाने का तरीका क्या है। तो एक सिंगल जज बेंच एक हाई कोर्ट की इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने को किसी कम्युनिटी को बोल ही नहीं सकती। ये खुद यहां पे क्लैरिफाई किया इस लीगल एरर को किसने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। लेकिन तब तक लड़ाई काफी भड़क चुकी थी, काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए शांत नहीं हुई। तो कुल मिला के जरूरत क्या है, राज्य की सरकार को यहां पे प्ले में आना पड़ेगा। उसको केंद्र की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलिट्री फोर्सेस की मैरीटाइम बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस फोर्सेस को राइट अफेक्टेड इलाकों में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। जो लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं मीडियम टर्म में उनके पास मदद पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। डिसहार्मोनी और सेपरेशन से यहां पे लड़ना पड़ेगा। तो मणिपुर में ये जो इवेंट्स हुए हैं इनमें सिविक कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर लानी पड़ेगी। ये लोग एथनिक डिफरेंसेस और आइडेंटिटी के आधार पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हैं तो इंडिया के ही लोग ना ये। तो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को मिलकर, सरकारों को मिलकर ओवरऑल लोगों के अंदर एक आप कह लो हार्मोनी की भावना लेके आनी पड़ेगी, एक फ्रैटर्निटी की भावना लेके आनी पड़ेगी। इस हद तक एक दूसरे से नफरत करना, लड़ाई करना ये ठीक नहीं है। रीबिल्ड करना पड़ेगा इंटर कम्युनिटी टाइज को। कुकी, ज़्यूमी और मैती कम्युनिटी के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। इस बातचीत में लोगों को एक दूसरे के प्रति सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स लीडरशिप को हाईजैक करके इस प्रकार के वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, इसको भाई इंस्टीट्यूशनल तरीके से हमें हटाने की जरूरत है, इससे लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है हमारा सोशल फैब्रिक बिगड़ जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब बेलिजेरेंस टुवर्ड्स बीजिंग दैट इज अनसेटलिंग, ये बेसिकली यूएस की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे भाई, रिसेंटली अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में हेड टू हेड क्लैश देखने को मिल रहा है। रिसेंटली मतलब ये पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं। एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया यूएस ने चाइना के अगेंस्ट 2018 में, ठीक है ना। चाइना को टेक्नोलॉजी देने से यूएस ने साफ साफ मना कर दिया। चाइना का राइज यहाँ पे यूएस को प्रॉपर तरीके से समझ में आ नहीं रहा था। चाइना ने जो मिलिट्री वेंचर किया ताइवान को कैप्चर करने के लिए, मतलब जो इनडायरेक्टली कर रहा है, सीधे सीधे अटैक तो नहीं किया रशिया टाइप, इसके अगेंस्ट भी यूजर मेजर स्टेप्स ले रहा है यूएस, ताकि इंडो पैसिफिक में मिलिट्री एज के थ्रू ताइवान को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बीजिंग के प्रति जो बेलिजेरेंस है यूएसए का, ये अपने आप में बीजिंग को तो पसंद नहीं आ रहा, बट ये ओवरऑल रीजन के लिए अच्छा नहीं है। ये यूएसए ही था जिसकी पार्टनरशिप के चलते चाइना आज इतना ऊपर उठ गया है। तो जब यूएस ने चाइना को इतना ऊपर उठाने के बाद चाइना के अगेंस्ट एक बेलिजेरेंट स्टेप लिया, तो जो यूएस के अलाइज थे जापान और यूरोपियन यूनियन, ये शुरू में ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यूक्रेन के वॉर के चलते ऑब्वियस सी बात है इन कंट्रीज को, जापान और यूरोपियन यूनियन को काफी नुकसान हो चुका था। रशिया से आने वाली सस्ती जेल जर्मनी में पहुंची नहीं। आज की डेट में जर्मनी में रिसेशन शुरू हो गया, ऐसी न्यूज निकल के आ रही। आपको पता है बिलियंस ऑफ यूरो से जर्मनी का गैस का बिल बढ़ा है। जर्मनी के पास जो सस्ती गैस रशिया से आ रही थी वो यूक्रेन वॉर के आते चलते बंद हो गई। तो यूएस की पॉलिटिक्स के चलते इन यूरोपियन कंट्रीज का बहुत नुकसान हुआ। और एक और नुकसान कि भाई चाइना को बॉयकॉट करो, ये भी यहां पे यूएस बोलने लगा। लेकिन ओवरऑल इस यूक्रेन वॉर में चूंकि चाइना इस हद तक रशिया के पीछे पार्टनर बनके खड़ा हुआ है, तो अभी की G7 समिट में वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और जापान भी चाइना के ऊपर वही व्यू ले रही हैं जो यूएस ले रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना इकोनॉमिक कोअर्शन कर रहा है, मिलिटराइजेशन एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, बहुत ही हॉस्टाइल इकोनॉमिक एक्शंस ले रहा है। तो इश्यू ऑफ सिक्योरिटी को लेकर चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए। चाइना से जो भी इकोनॉमिक लिंक्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको कम से कम करने की कोशिश करो। ऐसी बहुत सी बातें यहां पे बोली गई। रिसेंटली प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वो चाइना के साथ रिश्तों को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये रिश्ते जल्दी अच्छे होंगे इस बात के चांसेस देखिए अच्छे हैं नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो डिटेंटे है, जो लड़ाई है यहाँ पे चाइना यूएस के बीच में काफी बढ़ चुकी है। और इस लड़ाई का एक एलिमेंट है एक्सट्रीम कंपटीशन। टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी हाल में चाइना के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप कर रहा है। चाइना यहां पे एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है जो यूएस को इंपॉर्टेंस नहीं देता। चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है वो, ठीक है ना भाई। यहां पे मिस्टर बाइडेन ने आउटलाइन किया एक नया वॉशिंगटन कंसेंसस। इस वॉशिंगटन कंसेंसस से फिर से यूएस हेगोमोनी को कोशिश करने की, मतलब सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं फ्री मार्केट्स के बेस पे। शुरू में जब फ्री मार्केट्स ग्रो कर रहे थे तो यूएस ने चाइना के साथ एंगेज किया। यूएस को ऐसा लगता था कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अमेरिकन लेड लिबरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्डर में चाइना एसिमिलेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। चाइना के अंदर चलती उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, और उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर किसी के नहीं सुनते। तो चाइना को टेक्नोलॉजी डैनियल करके, प्रोटेक्शनिज्म के पुराने सिद्धांत को फॉलो करके चाइना की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूरी तरीके से पॉसिबल है नहीं।
टेक्नोलॉजी वाइज चाइना ऑलरेडी काफी डेवलप कर चुका है। जी हाँ, चाइना हैज मेड अ बिग प्रोग्रेस इन देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और आज की डेट में बिल्कुल इन सैंक्शंस के थ्रू ओवरऑल टेक्नोलॉजी वगैरह ना प्रोवाइड करके यूएस अगर ये सोच रहा है कि वो चाइना को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, इतना आसान है नहीं। और सैंक्शंस उतना काम करते नहीं है। रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, बथेरी कंट्रीज के ऊपर तो सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने। क्या कुछ हुआ? यूएस ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं 600 चाइनीज एंटिटीज के ऊपर पिछले कुछ सालों में। क्या कोई फर्क पड़ा चाइना को? ऑब्वियस सी बात है, फर्क नहीं पड़ा। तो ये डी रिस्किंग, कंटेनमेंट, ये चाइना के अगेंस्ट काम करने वाला है नहीं। रशिया जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं, उसके अगेंस्ट काम नहीं किया, तो चाइना के अगेंस्ट तो क्या ही काम करेगा। फिर ओवरऑल कुछ और इश्यूज भी हैं यहाँ पे। कुछ कंट्रीज ओपनली अपने आप को यूएस की स्ट्रेटजी के पीछे खड़े होने से मना कर रहे हैं। उसमें एक है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस, कुछ हद तक साउथ कोरिया और यूरोप की कुछ कंट्रीज। इनका यह बोलना है कि यूएस की इन पॉलिसीज के चलते चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इन कंट्रीज की कंपनीज की, वो थोड़े खतरे में। निवेदा नाम की एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर है, इसके चीफ का यह बोलना है कि ये जो वॉर चल रहा है ना, इकोनॉमिक वॉर यूएस और चाइना के बीच में, इसके चलते यूएस की बहुत सी कंपनीज को इनॉर्मस डैमेज होगा, खासकर टेक्नोलॉजी डोमेन की। क्योंकि ये कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनका फाइनल मार्केट चाइना है और ओवरऑल इनकी मैन्युफैक्चरिंग दोनों चाइना में। तो बेसिकली पहले जो प्रोडक्ट चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होकर यूएस टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के ही मार्केट में मैक्सिमम बिक जाता था, अब पहली बात तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर निकाली जा रही है, प्लस चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाओगे तो उस प्रोडक्ट को चाइना अपने मार्केट में बिकने देगा नहीं, तो ओवरऑल नुकसान होगा इन कंट्रीज को। डजन्स ऑफ कंट्रीज हैं यूएस की जो कि टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, उनका 25 से 50% रेवेन्यू चाइना से आता था, तो वो यहां पे आना बंद हो रहा है। यूएस चाइना को चाहता है वॉशिंगटन कंसेंसस में अपने टर्म से, चाइना बेसिकली वो करे जो यूएस चाहता है, और चाइना ऐसा करने वाला है नहीं। टेक्नोलॉजिकली मिलिट्री चाइना बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, तो ओवरऑल यूएस चिकन्स के हिसाब से चाइना को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके, उसको अपने हिसाब से स्टेप लेने को मजबूर कर सके, वो तो भाई देखो यहां पे चल नहीं रहा आज की डेट में। ओके, जो ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस था वो केवल इकोनॉमिक्स पे फोकस था, तो इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में चाइना यूजफुल था। लेकिन आज की डेट में जो इकोनॉमिक कंसेंसस है वॉशिंगटन कंसेंसस है, वो जियोपॉलिटिक्स पे बेस है, और जियोपॉलिटिक्स में ओवरऑल यूएस चाहेगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज के हिसाब से चाइना अपने आप को सेटल कर ले, लेकिन चाइना मान नहीं रहा। वैसे मैं बता दूं, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रो चाइना लॉबी भी है। जो रिपब्लिकन सिस्टम है कि यूएस की कांग्रेस में डोमिनेंट है, उसमें बहुत सारे बहुत हद तक चाइना प्रो हैं, जैसे कि माइक गैलागर है। उनका यह बोलना है कि हमें चाइना के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है, ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चाइना लॉन्ग टर्म में यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी के लिए तो यूएस की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना को कंटेन करना है, और इसके लिए यूनाइटेड किंगडम, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब यहां पे यूएस की मदद करते हुए नजर आए। नो डाउट, देखिए मिलिटरीली सबसे ज्यादा ताकतवर यूएस है, इकोनॉमी भी यूएस की ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा बड़ी है, और चाइना ने यहां पे इंटरनेशनली अपने लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर ली हैं, चाहे फिर वो ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, या लद्दाख के माउंटेन्स में इंडिया के साथ क्राइसिस हो। तो चाइना ने यहां पे बड़े दुश्मन बना लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल फील्ड में चाइना के अगेंस्ट यूएस खड़ा हो गया। तो चाइना यहां पे पूरे एडवांटेज पे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस चाइना का जो जंग चलती है, इससे इंडिया को फायदा भले ही हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा कन्फ्रंटेशन में इंडिया को भी नुकसान होगा। कुछ ऐसी बातें यहां पे कही जा रही हैं। फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके अरुणा भट्टाचार्य जी और अरुंधति मुरलीधरन का एक आर्टिकल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिसेंटली एक इंसिडेंट देखने को मिला महाराष्ट्र में, जहां पे एक भाई ने अपने 12 साल की बहन को मार दिया, क्योंकि ब्लड स्टेन्स पड़े थे उसके कपड़ों पे। एक्चुअली में उसके पीरियड शुरू हुए थे, और यहाँ पे डाउट ये हुआ कि वो लड़की किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करके आ रही है। तो अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में आज की डेट में मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत सारे टेबूज है। देखिए, मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के चलते लड़कियों को वैसे भी बहुत सफर करना पड़ता है दोस्तों। हर महीने में पीरियड्स आते हैं, खून का निकलना, आयरन की कमी होना, एनीमिया की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी इश्यूज हैं जो कि डेली के बेसिस पे गर्ल्स और वुमेन्स को फेस करनी पड़ती हैं। आदमियों को आइडिया भी नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। अर्बन इंडिया में बात करो तो ऐसा बोला जाता है कि पब्लिक डोमेन में वुमेन को ट्रेवल करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है, वुमेन अपना काम इस मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के चलते नहीं छोड़ती। मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो ना हो रहा हो, वो अपना काम लगातार करती रहती हैं, फिर चाहे वो घर से रिलेटेड काम हो, जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। एक वेजिटेबल वेंडर लड़की स्टॉल के बाहर खड़ी पड़ेगी, सैनिटेशन वर्कर्स दिन होने से पहले, डॉन होने से पहले साफ सफाई करते हैं रोड्स की। टीनेजर जो स्लम में रह रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली वुमेन 12-12 घंटे की स्टॉल करते, मतलब शिफ्ट्स करती हैं नर्स। इन सबको डेली के बेसिस पे स्ट्रगल करना पड़ता है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेंस्ट्रुएशन के चलते इनको स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। आज की डेट में पीरियड पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। पीरियड पॉवर्टी क्या है?
देखिए, रूरल एरियाज को पीरियड पॉवर्टी का हब बोला जाता है। People face barriers in getting accurate information about periods and related products using toilets and seeking help when needed। क्या होता है कि भाई ओवरऑल इस मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के चलते अलग अलग इलाकों में जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, लोगों के अंदर ओवरऑल अवेयरनेस नहीं है पीरियड्स के प्रोसेस को लेके, तो इसके चलते यहाँ पे जो लेडीज हैं वो थोड़ा डिसएडवांटेज की सिचुएशन में आ जाती है। खासकर रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज के रिस्पेक्ट में आ जाती हैं, क्योंकि सैनिटरी पैड्स वगैरह अवेलेबल होते नहीं है, उनको कपड़ा वगैरह लगा के अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ता है। और अर्बन इलाकों में भी भले ही लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लेकिन तब भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहा करते हैं, चौल में रहा करते हैं, स्लम में रहा करते हैं, जहां पे जो कम्युनिटी वॉशरूम्स हैं वो 24 घंटे अवेलेबल है नहीं, कुछ कम्युनिटी टॉयलेट्स 11 बजे बंद हो जाते हैं, और ज़्यादातर जो कम्युनिटी टॉयलेट्स अवेलेबल हैं वो साफ सफाई वाले नहीं होते हैं। फिर पुअर अवेयरनेस, स्टिग्मा, शेम, लिमिटेड एक्सेस टू प्रोडक्ट, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, पुअर टॉयलेट वाटर फैसिलिटीज, ये सब कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिस्कंफर्ट, इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करता है। तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट भी आज की डेट में ग्लूमिंग कंसर्न है। ये जो सैनिटरी पैड्स आप इस्तेमाल कर लेते हो, उसके बाद इनको डिस्पोज ऑफ करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। डिस्पोजल को लेके अब जब सैनिटरी प्रोडक्ट्स के यूज को लेके यहाँ पे ओवरऑल टैबू है, तो उनके डिस्पोजल को लेके तो और ही बवाल होगा। और खासकर लो इनकम एरियाज हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज, वहां पे ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा एक्यूट है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको इस प्रकार के वेस्ट को बेयर हैंड से सेग्रीगेट करना पड़ता है, इससे उनकी हेल्थ और डिग्निटी पे ऊपर इंपैक्ट आता है। तो कुल मिलाकर अर्बन इलाकों में भी हम आज तक ओवरऑल इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड टैबू को हटा नहीं पाए और उससे रिलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए। तो रूरल इलाकों की तो बात ही छोड़ दो। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि रीयूजेबल और डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। रिटेल आउटलेट, सोशल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स और एनजीओस की मदद के साथ मिलके ओवरऑल इन प्रोडक्ट्स के यूज की अवेयरनेस को हमें सोसाइटी में बढ़ाना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके डिस्पोजल के प्रॉपर साइंटिफिक तरीके यहाँ पे डिवाइस करने, फीमेल फ्रेंडली कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स को यहाँ पे बनाना, जैसे कि शी टॉयलेट्स बने हुए तेलंगाना, तमिलनाडु में, पिंक टॉयलेट्स बने हुए दिल्ली में, इस प्रकार के टॉयलेट्स पूरे देश में हमें बनाने। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस वेस्ट को डिस्पोजल, मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो मेंस्ट्रुएशन सैनिटरी पैड्स का डिस्पोजल है, इसका मैनेजमेंट भी हमारे सामने एक चैलेंज है। तो इसके लिए प्रॉपर डस्टबिन बनाना, प्रॉपर इंसिनरेटर्स बनाना फीमेल टॉयलेट्स में, जहां पे इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को ये फीमेल्स डिस्पोज ऑफ कर सकें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सारे प्रोमिनेंट गैप्स को फिलअप करने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, पर ठीक ठाक लंबा हो गया लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।